6 सितंबर 2008 की शाम महाराष्ट्र के मालेगांव में जैसे जिंदगी थम गई थी। रमजान का महीना था और लोग नमाज पढ़कर लौट रहे थे। दुकानदार दिन के रोजमर्रा के धंधे समेट रहे थे, लेकिन तभी भीखू चौक पर खड़ी एक मोटरसाइकिल में ऐसा धमाका हुआ जिससे सिर्फ शरीर नहीं, समाज के चिथड़े चिथड़े हो गए। धमाका बड़ा था, लेकिन जो सबसे बड़ा झटका था वो तो आने वाला था जब जांच एजेंसी एटीएस ने उस मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन नंबर खंगाला और पाया कि वो गाड़ी किसी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर रजिस्टर्ड थी। पूरे देश की सांसें थम गईं। भगवा वस्त्र पहनने वाली, हिंदू धर्म की प्रतीक मानी जाने वाली एक साध्वी पर आतंक का शक, जो अब तक केवल दाढ़ी टोपी और मुस्लिम नामों के साथ आतंक को जोड़ते आया था भारत, उसके सामने एक चौंकाने वाली तस्वीर थी। क्या भगवा भी आतंकवाद का प्रतीक बन सकता है? 23 अक्टूबर 2008 को एटीएस ने साध्वी प्रज्ञा को उज्जैन के एक आश्रम से गिरफ्तार कर लिया। यह भारतीय इतिहास का पहला मौका था जब एक हिंदू सन्यासिनी को आतंकवादी साजिश में संलिप्त बताया गया। एटीएस का कहना था कि साध्वी रामजी कलसागरा और सुनील जोशी जैसे लोगों के साथ मिलकर बम धमाके की साजिश में शामिल थी। साध्वी ने इन आरोपों से इनकार किया और कहा कि वह मोटरसाइकिल बहुत पहले ही किसी को दे चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि एटीएस ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है, जबरन कबूल नामों पर दस्तखत करवाए हैं। वहीं एटीएस का कहना था कि साध्वी ने खुद स्वीकार किया है कि वह इस साजिश का हिस्सा थी। लेकिन सच क्या था, कौन झूठ बोल रहा था, ये किसी को नहीं पता। मीडिया दो भागों में बट गया। एक पक्ष इसे हिंदू विरोधी नीति तो दूसरा कह रहा था कि अब आतंक का असली परत खुल रही है। इस पूरे मामले की जांच की कमान उस समय एटीएस चीफ हेमंत करकरे के हाथों में थी। उन पर हिंदू संगठनों ने भयंकर दबाव डाला, देशद्रोही कहा, यहाँ तक कि उनके परिवार को धमकियां मिली, लेकिन करकरे डटे रहे। उनका मानना था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। यदि भगवा वस्त्र में लिपटे लोग साजिश में है तो उन्हें भी कानून का सामना करना पड़ेगा। कुछ ही हफ्तों बाद 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों में करकरे की मौत हो गई। कुछ लोगों ने इसे भगवान की सजा कहा, जबकि दूसरों ने इसे देश की सबसे बड़ी न्यायिक क्षति बताया। उनका जाना कई सवालों को अनुत्तरित छोड़ गया। क्या वो सच में स्वतंत्र जांच कर पा रहे थे? वक्त बीतता गया, जांच एजेंसियां बदली। एनआईए को केस सौंपा गया, जिसने कहा कि साध्वी और अन्य आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है। 2017 में प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जमानत मिली और 2019 में लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गई। लेकिन जिन 5 परिवारों ने उस दिन अपने बेटे, पति, भाई को खोया था, उन्हें आज भी जवाब नहीं मिला कि आखिर उनके अपनों को किसने छीन लिया। क्या वो वाकई एक आतंकवादी हमला था? अगर हाँ, तो दोषी कौन? और अगर नहीं, तो इतने सालों तक जिन लोगों को जेल में भरकर रखा गया, उन्हें यातनाएं दी गई, उनका दोष क्या था? हमारे देश में जब किसी मुस्लिम नाम वाले व्यक्ति को किसी बम ब्लास्ट में पकड़ा जाता है तो समाज, मीडिया और यहाँ तक की न्याय व्यवस्था एक निष्कर्ष पर पहुंच जाती है कि वो दोषी है। लेकिन जब भगवा पहनने वाला व्यक्ति संदिग्ध होता है तो पूरी प्रणाली संदेह के लाभ, बेनिफिट ऑफ डाउट में लिपटी नजर आती है। यह अंतर न सिर्फ हमारी न्याय व्यवस्था की दिशा को दर्शाता है, बल्कि हमारे समाज के सोचने के तरीके की पोल भी खोलता है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ये बात किताबों में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब हकीकत की अदालत में धर्म से ऊपर उठकर कोई फैसला होता है तो हर बार एक नया चश्मा सामने आता है, जिससे हम इंसाफ नहीं, केवल पहचान देखते हैं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर की गिरफ्तारी के बाद देश जैसे अभी उस सदमे से उभरा भी नहीं था कि अचानक एक और नाम सामने आया। लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित, एक सैन्य अधिकारी जिसने देश की सेवा की शपथ ली थी, अब देश के खिलाफ साजिश का आरोपी था। जैसे ही एटीएस ने खुलासा किया, देश भर में सन्नाटा छा गया। पहली बार सेना की वर्दी पर ऐसा दाग लगा था। एटीएस ने दावा किया कि पुरोहित अभिनव भारत नाम के एक कट्टरपंथी संगठन से जुड़ा है, जिसका उद्देश्य था भारत को एक हिंदू राष्ट्र में बदलना, धार्मिक कट्टरता के जरिए हिंसा के रास्ते। एटीएस के मुताबिक पुरोहित ने आरडीएक्स की आपूर्ति में भूमिका निभाई, साजिश की बैठकों में हिस्सा लिया और पाकिस्तान को इस्लामिक स्टेट घोषित कर उखाड़ फेंकने जैसे विचार प्रस्तुत किए। एक वर्दीधारी अधिकारी के ऐसे आरोपों ने सेना के भीतर और बाहर दोनों तरफ तूफान ला दिया। भारतीय सेना स्तब्ध थी, जबकि उन्होंने जांच एजेंसियों के साथ सहयोग किया। लेकिन यह बात किसी से छिपी नहीं थी कि सेना को भी यकीन नहीं था कि उनका अफसर ऐसा कर सकता है। यह सिर्फ एक आपराधिक केस नहीं रहा, यह एक नया विमर्श बन गया, जिसमें राष्ट्रवाद की परिभाषा, वर्दी की गरिमा और न्याय की प्रक्रिया तीनों ही परीक्षा के घेरे में थी। एटीएस ने इस केस में एक और नाम जोड़ दिया, दयानंद पांडे। बाहर से एक संत, लेकिन एटीएस की नजर में एक आतंकी मास्टरमाइंड। उनके पास से कथित तौर पर कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली, जिनमें हिंदू राष्ट्र की स्थापना और सिलसिलेवार धमाकों की प्लानिंग की बात कही गई थी। पर सवाल यह था कि क्या ये रिकॉर्डिंग असली थी या फिर सब कुछ एक मनगढ़ंत पटकथा का हिस्सा। इसी बीच धीरे धीरे गवाह पलटने लगे। किसी ने कहा बयान दबाव में लिया गया, किसी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने जबरन कबूलनामे पर दस्तखत करवाए हैं।
कई महत्वपूर्ण गवाह या तो गायब हो गए या मारे गए। सुनील जोशी की हत्या कर दी गई। रामजी कलसागरा और संदीप तांगे जैसे मुख्य आरोपी आज तक नहीं मिले। ये मौतें, ये गायब लोग इस केस को और भी रहस्यमयी बनाते रहे। कौन मार रहा था गवाहों को? क्या यह सिर्फ एक आतंकी हमला था या किसी बड़े राजनीतिक खेल की परछाई? 2011 में केस की दिशा तब बदल गई जब केंद्र सरकार ने इसकी जांच एनआईए को सौंप दी। एनआईए ने 2016 में जो चार्जशीट दाखिल की, उसने पूरे केस की नींव को हिला दिया। एनआईए ने कहा, साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित और अन्य पर लगाए गए आरोपों के ठोस सबूत नहीं है। जब बयान एटीएस से दर्ज किए थे, वे या तो दबाव में लिए गए थे या कानूनी रूप से अस्थिर थे। जिन पर पहले आतंक का ठप्पा लगा था, वे अब पीड़ित नजर आ रहे थे। राजनीति इस केस में अब खुलकर उतर चुकी थी। कुछ लोग कहने लगे कि मोदी सरकार अपने भगवा सहयोगियों को बचा रही है, तो दूसरे बोल रहे थे कि कांग्रेस ने राष्ट्रभक्तों को झूठे केस में फंसाया है। 2017 में साध्वी को जमानत मिल गई और 2019 में वे भोपाल से सांसद बन गई। वहीं लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को ड्यूटी पर बहाल किया गया और वे कोर्ट में केस लड़ते रहे। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा नुकसान उन परिवारों का हुआ जिन्होंने 6 सितंबर 2018 को अपनों को खोया था। वे आज भी कोर्ट की सीढ़ियों पर न्याय का इंतजार कर रहे थे। अब जब केस की दिशा, जांच एजेंसियां, राजनीतिक समीकरण और नैरेटिव सब बदल चुके थे, तब क्या उन्हें कभी सच का सामना करवाना संभव होता? जब जांच एजेंसियां खुद उलझ जाएं, गवाह पलट जाएं, आरोपी संसद में बैठ जाएं, तो पीड़ित की पुकार कौन सुनेगा? यह केस अब यह तय करने का मैदान बन गया था कि राष्ट्रभक्ति क्या है, आतंकवाद की परिभाषा क्या है और सबसे अहम, न्याय की कीमत कितनी है। राजनीति अपने रास्ते पर चमक रही थी। कोई संसद पहुंच रहा था, किसी का बयान टीवी पर चर्चा बन गया था, कोई चुनाव जीत रहा था और कोई जमानत पर रिहा हो गया था। लेकिन मालेगांव की एक माँ शुक्रवार अपने बेटे की कब्र पर बैठकर एक ही सवाल पूछती थी, मेरा कसूर क्या था? 6 सितंबर 2000 की उस शाम का दर्द अब तारीखों में नहीं दर्ज होता था, लेकिन मालेगांव की मिट्टी में आज भी वो खून की गंध बाकी थी। भिक्खू चौक आज भी जानता है कि नमाज के बाद लौट रहे लोगों के साथ क्या हुआ था। वो आवाजें, वो चीखें, वो दौड़ते पैर, वो उखड़ती सांसें अब सिर्फ यादों में है। कुछ को अस्पताल पहुंचाने से पहले ही मौत मिल गई थी। कुछ के शरीर ऐसे जले कि पहचान भी मुश्किल हुई, लेकिन उससे भी ज्यादा जली उम्मीदें कि शायद कभी इंसाफ मिलेगा। तबस्सुम आज स्कूल टीचर है। उनके पिता उस दिन थोड़े लेट हो गए थे। माँ ने बस इतना कहा, जल्दी लौटाना, पर वो लौटी नहीं। जूते दरवाजे के पास ही पड़े थे, उनमें खून के छींटे आज भी उनकी आंखों में होंगे। अरशद ने अपने छोटे भाई को बेल्ट से पहचाना, चेहरा कहीं उड़ गया था। माँ बेहोश हुई थी। अब हर साल उस दिन घर में बिजली नहीं जलती। इन कहानियों को कभी मीडिया ने ट्रेंड नहीं बनाया, कोई चैनल वहाँ लाइव नहीं गया, कोई नेता वहाँ अपना चेहरा चमकाने नहीं गया। मुआवजा आया जैसे किसी को चुप करवाने के लिए फॉर्म भरवाए गए, जैसे किसी सरकारी रजिस्ट्री की औपचारिकता पूरी करनी हो, और फिर सब भूल गए। कोई आयोग नहीं बचा जो समझे कि दर्द का दस्तावेज कैसे तैयार होता है। हजरा अब बूढ़ी हो चुकी होगी, हो सकता है देहांत भी हो गया हो। न्याय के इंतजार में उसकी आंखें धुंधली हो गई हैं। वो कहती थी, उस दिन वो पहली बार दूध लेने गया था नमाज के बाद, काश वो थोड़ा और लेट हो जाता। ये लड़ाई किसी धर्म के लिए नहीं थी, ना ही किसी विचारधारा के लिए। ये लड़ाई एक माँ की थी जो अपने बेटे को आखिरी बार देख भी नहीं पाई थी। एक बहन की थी जिसने रात में अपने भाई की घड़ी ढूंढी। एक बेटी की थी जो अब भी हर तारीख को स्कूल से छुट्टी लेती थी। क्या हम वाकई इंसाफ की बात करते हैं, या सिर्फ तब तक जब तक वो हमारे टीवी चैनलों की स्क्रीन पर चलता है? इन लोगों को हिंदू या मुस्लिम नहीं चाहिए, उन्हें बस ये जानना है कि कौन मरा, क्यों मरा और कौन जिम्मेदार था। इतनी सी बात का जवाब इतने सालों में भी नहीं मिल पाया। जब अदालतें गवाहों का इंतजार करती रहें और जब समाज चुप हो जाए, तो पीड़ित बस यही कहते हैं कि हमें अब न्याय नहीं चाहिए, बस कोई हमें भूल ना जाए। अदालत ने आखिरकार दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा। के सामने 500 से अधिक गवाहों के बयान और 3000 से अधिक दस्तावेज थे, लेकिन जब न्यायाधीश ए.के. लाहोटी को विशेष एनआईए अदालत ने 31 जुलाई 2025 को फैसला सुनाया, तो उसमें साफ कहा गया कि मात्र संदेह के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। साध्वी प्रज्ञा, जो अब भोपाल से सांसद है, ने अदालत के इस फैसले को सच्चाई की जीत बताया है। वहीं कर्नल पुरोहित ने कहा कि उन्हें अब भी भारत की न्याय व्यवस्था पर भरोसा है।
सोशल मीडिया पर भी यह फैसला दो धड़ों में बंट गया है। कुछ ने इसे न्यायिक संतुलन कहा तो कुछ ने इसे न्याय की हार। इस फैसले ने एक बार फिर देश को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हमारी जांच एजेंसियां, खासकर जब मामला सांप्रदायिक तनाव से जुड़ा हो, निष्पक्षता से काम कर पाती हैं? क्या पीड़ित को न्याय मिल पाता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 17 साल बाद केवल यह कह देना कि साक्ष्य नहीं थे मालेगांव केस की यह अंतिम स्थिति हमें देश की न्याय व्यवस्था, राजनीतिक दबाव और जांच की ईमानदारी इन तीनों को नए सिरे से परखने के लिए विवश करती है। मालेगांव ब्लास्ट केस का अंत किसी स्पष्ट न्याय या संतोषजनक जवाब पर नहीं हुआ, बल्कि एक गहरी उलझन और अनआंसर्ड सवालों के साथ हुआ है। 17 वर्ष तक चली लंबी जांच, बदले एजेंसियों के दृष्टिकोण, पलटे हुए गवाहों, राजनीतिक बयानबाजी और अंततः पर्याप्त सबूत नहीं है के आधार पर सभी आरोपियों को बरी कर देना, यह सब हमारी न्याय व्यवस्था, जांच की शाख और राजनीतिक हस्तक्षेप की जटिल परतों को उजागर करता है। एक और आरोपी कह रहे हैं कि उन्हें वर्षों बाद न्याय मिला है, वहीं दूसरी ओर पीड़ित परिवारों के लिए यह फैसला एक असहाय ठहराव की तरह है। यह केस सिर्फ एक आपराधिक मुकदमा नहीं था, यह उस दौर का आईना था जहां आतंकवाद की परिभाषा धर्म के चश्मे से देखी जा रही थी। आज जब यह केस कानूनी रूप से समाप्त हुआ है, तब भी यह सामाजिक और नैतिक रूप से हमारे बीच जिंदा है, एक प्रतीक बनकर उस न्याय की जो कागज पर मिला है पर जमीन पर अब भी अधूरा है। एक समाज के तौर पर हमें शायद सोचने की जरूरत है कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं।